वासियों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज हमारे देश के लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल है, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, जो हमारी वैज्ञानिक एजेंसी है इसरो, उसने आज चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 बेसिकली हमारे देश में अब तक 2 मिशन हो चुके हैं चंद्रमा के लिए। अलग अलग देश अलग अलग मिशन चलाते हैं, हमारा हिंदुस्तान भी अब चला रहा है और चंद्रयान 3 आज श्रीहरिकोट से लॉन्च हुआ। अब इस चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को लगभग शाम के 5:47 पे, यानी जिस वेलोसिटी से ये भेजा गया, जिस हिसाब से एक्सीलरेशन है, जिस हिसाब से बाकी चीज़ें हैं, जो भी उनका कैलकुलेशन है, उस हिसाब से ये 23 अगस्त को 5:47 पे चंद्रमा के साउथ पोल पे लॉन्च होगा, मतलब वहाँ पे लैंड करेगा। अब साउथ पोल पे लैंड करेगी अपने आप में पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरे एक तरह से अगर कहें पूरी यूनिवर्स के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई चंद्रयान यहाँ से धरती से जाए और जाने के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पे लॉन्च मतलब लैंड करे। अब साउथ पोल इसलिए चूँकि अब तक चाहे जितने भी देशों ने ये सारे काम किए हैं, सभी देशों ने अभी तक नॉर्थ पोल पे ही लैंडिंग की, क्योंकि साउथ पोल पे लैंडिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट मानी जाती है। जहाँ का जो टेम्परेचर है वो माना जाता है कि -263 डिग्री सेल्सियस जाएगा, यानी 0 से -263 डिग्री नीचे। बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होंगे, साथ ही वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो भी बहुत कम पहुँचता है। मान के चलिए कि पूरे दिन में बामुश्किल 1 से 2 मिनट, और यहाँ का दिन भी वहाँ से कई गुना बड़ा है और वहाँ का दिन यहाँ से कई गुना छोटा। तो आप सोच के देखिए कि पूरा दिन, उसमें भी 1 मिनट, वो भी वहाँ के हिसाब से, तो कितना कम वक्त होगा। तो अगर ऐसा ये कर ले जाता है तो पूरे विश्व के इतिहास में ये पहली बार होगा और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा हो। और अगर ये जो मिशन है ये कंप्लीट हो जाता है, यानी चंद्रयान 3 का जो मिशन है, इसके कंप्लीट होने के बाद जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत देश है, ये एलीट देशों की संज्ञा में आ जाएगा। अब तक एलीट देश जो हैं वो टोटल 3 हैं, अमेरिका, चाइना और रसिया। अगर कोई चौथा होगा तो ये महज भारत होगा, और उम्मीद है कि हो जाएगा। और ये जो चंद्रयान गया है इसका टोटल वजन अगर आपको बताऊं तो 6.4 लाख किलो। तो काफ़ी पूजा पाठ के बाद, काफ़ी एक सटीकता के बाद इसको आज श्रीहरिकोट से लॉन्च किया गया। आप सभी प्रार्थना कीजिए कि सारी चीज़ें एकदम सही से हो जाएं और विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान हो। तो ये तो रही एक देश के गौरव के लिए बात, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है और एक अभागे बाप के बारे में भी इसमें आपको जानने को मिलेगा, जो बेचारा, जिसका कायदे से अगर कहें तो पूरी दुनिया में कोई भी सगा नहीं हुआ, ना उसकी बीवी हुई, ना उसका भाई हुआ, ना उसके रिश्तेदार हुए, ना उसकी बेटी हुई, कोई भी नहीं हुआ। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और जिस अभागे बाप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है कल्याण। कल्याण मूल रूप से संभल जिले का रहने वाला, वहीं पर इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद जैसे बेटी थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसकी पहली पत्नी थी, यानी इसकी जिससे शादी हुई थी, उसकी मौत हो जाती है। अब पत्नी की मौत हुई, इधर बेटी, तो फिर पाल पोस कैसा जाए। तो फिर किसी ने कल्याण से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। और जब ये हुआ कि दूसरी शादी कर लो, तो फिर अंत में कल्याण की एक भूरी नाम की महिला से शादी होती है। भूरी नाम की महिला से शादी होती है। शादी होने के बाद अब पहली बीवी से एक बेटी थी, उसके बाद फिर इससे भी जब शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो इससे भी एक बेटा होता है, अंकित। अब पहली बीवी से एक बेटी और दूसरी बीवी से एक बेटा। एकदम कायदे से अगर कहें तो पूरा जो परिवार है वो, उसमें खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। एक बेटी हो गया, एक बेटा हो गया। पत्नी के जाने का जो गम था वो भूरी के आने से दूर हो गया। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद बेटी की शादी की तैयारी हुई, रिश्ता देखा गया, और रिश्ता देखने के बाद इसी संभल जिले में अपनी बेटी की जो कल्याण है वो शादी कर देता है। अब बेटी की शादी करता है और शादी में अब अच्छे खासे पैसे खर्च करता है, क्योंकि इकलौती बेटी थी। अपने हैसियत के हिसाब से हर संभव कोशिश करता है। लेकिन अब जब काफ़ी खर्चा हो गया और बेटी की शादी में इतनी पैसे लगे, इतनी सारी चीज़ें, उसने दहेज वगैरह दिया, तो फिर अंत में इसको लगा कि अब एक बेटा भी है, और अगर अब बेटे को भी अच्छी शिक्षा देनी है, परवरिश देनी है, तो फिर यहाँ से कहीं चलना चाहिए। कहीं कुछ नौकरी वगैरह करनी चाहिए, कहीं कुछ काम बूत देखना चाहिए, जिससे बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके। जो बेबी है उसको भी कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़ें मैं पूरी कर दूं।
बस यही उम्मीद के साथ जो कल्याण था अपनी बीबी भूरी के साथ, अपने एक भाई के साथ और अपने बेटे के साथ आ जाता है नोएडा। नोएडा में एक थाना लगता है बादरपुर, और इसी बादरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है जोन समान गांव। इसी जोन समान गांव में एक किराए का कमरा लेता है। लेने के बाद अपनी बीवी को, अपने भाई को, साथ ही अपने बच्चे को वहाँ पे सेट करता है। उसके बाद फिर ये होता है कि चलो अब नौकरी वगैरह खोजते हैं, तो फिर नौकरी खोजने के लिए इधर उधर जाता है। लेकिन जिस हिसाब से इसको मेहनत करनी पड़ रही थी उस हिसाब से इसको ना कहीं ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, ना ही कहीं उस हिसाब से इसको एक सम्मान मिलता है। तो फिर अब ये क्या करें? फिर इसके दिमाग में आया कि जब अब नौकरी से उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं कि बीवी का खर्चा उठाया जा सके, बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाया जा सके, और दिन रात खटना भी है, तो कुछ ऐसा करे कि अगर इतनी मेहनत ही करनी है तो पैसा कम से कम ठीक ठाक मिले। अब बॉस है, पता नहीं कभी सैलरी देता है, कभी लेट कर देता है, कभी कम दे देता है, कहता है कि अगले महीने एडजस्ट। तो फिर इसमें कुछ फिक्स भी नहीं है। तो फिर अब सोचता है कि कुछ और किया जाए। तो फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक खेत वगैरह यहाँ पे अगर मैं ले लूँ किसी से, एक तरह से अगर कहा जाए तो अधिया जिसे गांव में कहा जाता है, और उसमें कुछ खेती करूँ और कुछ ट्रेंडिंग सब्जियों को बोऊँ, यानी जो सीजन के हिसाब से बड़ी डिमांड में होती हैं, और अगर उन सब्जियों को मार्केट में बेचूँ, क्योंकि अब जो नोएडा है ठीक ठाक एक बड़ी मार्केट है, तो अगर वहाँ बेचता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ जो कल्याण था, इसी गांव में कुछ लोगों का जो खेत था, जिनके पास काफ़ी खेत थे, उनसे कुछ बीघे खेत किराए पे लेता है। लेने के बाद उसमें सब्जी वगैरह बोता है। बोने के बाद फिर उन सब्जियों को मार्केट में बेचता। बेचने के बाद अब जो पैसे मिलते उसको अपनी बीवी को देता, अपने बच्चों को देता। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 2 जुलाई साल 2023, यानी आज से अगर आप जोड़ें तो महज 10-11 दिन पहले। 10-11 दिन पहले अक्सर ये ऐसा होता है कि जब ये काम के सिलसिले में जाता, जैसे अब मान के चलिए कि ट्रक पे उसने सब्जी लोड की और मंडी लेके जा रहा है, तो रात को ही जाना पड़ता, और कभी कभार सुबह हो जाती बिकते बिकाते। बिकने के बाद भी फिर वो अनलोड होना, उसके बाद फिर पैसा मिलना, तो ऐसे कई बार हो जाता है कि क्या दिन लग जाता। उसके बाद फिर वहीं से अगर इसको कहीं और जाना होता तो फिर तो बात ही क्या, 2-3 दिन लग जाता। कई बार ऐसा होता कि फसलों की रखवाली के लिए भी इसको खेतों में रुकना पड़ता। तो ऐसे ही 2 तारीख को कई दिनों बाद जब अपने घर पे आता है, तो आने के बाद एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ देखता है। इसकी बीवी बताती है कि जो उसका बेटा है आज सुबह से घर नहीं आया, और कायदे से बीवी ने ही फ़ोन करके बुलाया था, भूरी ने। भूरी कहती है कि घर पे आ जाओ, जो अंकित है वो कहीं मिल नहीं रहा। अब जैसे ये बात ये सुनता है तो भागा भागा घर पे पहुंचता है। अब जब देखता है कि अंकित गायब है तो फिर क्या करे, इधर उधर बेचारा खोजता है। बीवी अलग रो रही है, बाकी जो घर के और लोग हैं, वहाँ पे आसपास के लोग हैं, वो खोज रहे हैं, इधर कल्याण भी खोज रहा। और खोजते खोजाते 2 तारीख बीत जाती है। 2 तारीख तक हर एक जगह पे जो कल्याण था, उसकी जो बेबी थी, उसका जो भाई था, ये सारे लोग खोज रहे हैं। कभी इधर खोज रहे हैं, कभी उधर खोज रहे हैं, कभी पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी उसकी स्कूल में जाके पूछताछ कर रहे हैं। अब एक 8 साल का बच्चा कहाँ गायब हो सकता है? अब जैसे ही पूरा 2 तारीख बीतता है और जो बच्चा था अंकित, जब उसका पता नहीं, तो एक तरह से पिता का तो मानो होश फाकता कि मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया। बीवी भी उसका रो रो के बुरा हाल, आसपास के लोग भी एकदम परेशान कि इतना अच्छा बच्चा था, कहाँ गायब हो गया। खैर 2 तारीख की रात बीत गई, 3 तारीख की सुबह हो जाती है। माँ बाप बेचारे खोजते रहते हैं, कभी पड़ोसियों से पूछताछ, कभी रिश्तेदारों से पूछताछ, कभी स्कूल में जा के छानबीन कर रहे हैं, कभी जहाँ वो बच्चा खोजने जाता था वहाँ भी पता करते हैं। और इस उधेड़-बुन में, इस जांच पड़ताल में 3 तारीख भी बीत जाती है। अब एक बच्चा जो अपने माँ बाप से मान के चलिए कि 24 घंटे से ज़्यादा से दूर हो, उन माँ बाप पे क्या गुजर रही है बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। अब कल्याण और भूरी अपने बच्चे को खोज रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 3 तारीख बीत गई, 4 तारीख बीत गई, और जब हर जगह से खोज के थक जाते हैं, हर जगह से खोज के हार जाते हैं, तो फिर अंत में जो थाना था बादलपुर, ये सारे लोग भाग के थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 5 तारीख को उस बच्चे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। अब 5 तारीख को मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले भी जब सुनते हैं तो उनको भी गुस्सा लगती है कि अगर आपका बेटा 2 तारीख से गायब है तो आपको 3 को करवाना चाहिए था। अब 3 दिन बाद आप कंप्लेन करने आए हैं। खैर अब पुलिस वाले भी कम से कम इस उम्मीद में नहीं थे कि बच्चा खुद लौट आएगा, चूँकि कम से कम 3 दिन गुजर चुके थे। तो पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद उस बच्चे की जो फ़ोटो थी
उसको अपने डेटाबेस में डालते हैं, साथ ही आसपास के इलाकों में वायरल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं। हर जगह पेट्रोलिंग की जाती है, पुलिस वाले भी छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं से उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं। 5 तारीख को पुलिस वाले पूरे आसपास के इलाकों में, उसके स्कूल में, जहाँ जहाँ बच्चा जाता था वहाँ पे छानबीन करते हैं। छानबीन करके थक जाते हैं, लेकिन 5 तारीख भी गुजर गया और पुलिस वालों के भी हाथ खाली। अब क्या करें? अब 6 तारीख की सुबह हुई। इधर ये जो माँ बाप थे बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ थानेदार का मुंह देख रहे हैं। अब थानेदार जब उनकी कातर निगाहें देख रहा तो थानेदार भी एक तरह से इमोशनल कि बेचारे का 8 साल का बच्चा गायब है। पुलिस वालों को भी बड़ी बेइज्जती लग रही थी कि एक छोटे से गांव में एक तरह से बच्चा गायब हो गया और हम खोज नहीं पा रहे हैं, तो फिर बच्चा कहाँ गया? तो फिर जो पुलिस वाले थे, चूँकि अब 4 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, तो पुलिस वालों के दिमाग में तो क्राइम, ये सारी चीज़ें चलती रहती। तो फिर पुलिस वालों ने इन लोगों से पूछा कि क्या आपसी किसी की कोई दुश्मनी है, किसी की कोई रंजिश है, आप करते क्या हैं? अब ये तमाम तरह के सवाल पुलिस वाले पूछते हैं। तो फिर ये सारे लोग बताते हैं कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, सब्जी वगैरह बेचता हूँ। पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि आमतौर पे आजकल पैसे के लिए तो कोई भी मान बेच देता है, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 10,000। तो ऐसा नहीं है कि अब करोड़पति के ही बच्चे किडनैप हों, गरीबों के भी बच्चे हो जाते हैं। अब पुलिस वाले इस एंगल पे भी छानबीन करते हैं कि कहीं से कोई अगर धमकी भरा कॉल आ जाए, कहीं से कोई फिरौती की रकम मांगी जाए तो बताना। लेकिन परिवार वाले साफ मना कर देते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आमतौर पे किडनैपिंग के केस में इतनी देर में फिरौती की रकम मांगी जाती है। तो फिर अब किडनैपिंग का भी एंगल नहीं मिला, दुश्मनी का एंगल परिवार वालों ने पहले ही इनकार कर दिया। खैर, अब पुलिस वाले हर तरह से जांच पड़ताल करते रहते हैं, हर तरह से छानबीन करते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा क्लू, कहीं से एक छोटी सी ऐसी कोई लीड तक नहीं मिली जहां से ये मामला सुलझ जाए। अब पुलिस वालों को कम से कम इतना तो लग चुका था कि ये जो बच्चा है इस पूरे थाना में, यानी जो पूरा थाना क्षेत्र है या फिर उस पूरे ज़िले में अब नहीं है। क्योंकि एसपी साहब, डीएसपी साहब सारे इस मामले को गंभीरता से ले चुके थे, सारे लोग अपने अपने इलाकों में छानबीन कर चुके थे। एसपी साहब ने पूरे ज़िले में एक तरह से अलर्ट कर दिया था कि बच्चा गायब है तो आप खोजिए। लेकिन जब कहीं से कुछ पता नहीं चला, 1-2 दिन और गुजर गए, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब आसपास के ज़िलों में भी कांटेक्ट करते हैं, कि आसपास के ज़िलों में फ़ोटो भेजते हैं, साथ ही बताते हैं कि 8 साल का बच्चा गायब है, अगर कहीं दिखाई दे तो आप लोग इत्तला कीजिए। तो अब फिर अब आसपास के ज़िलों में भी इत्तला कर दिया गया, आसपास के ज़िलों के थानों में फ़ोटो वायरल कर दी गई। और संजोग से 7 तारीख को जो ज़िला था संभल, इसी ज़िले में एक जगह पे एक 8 साल के बच्चे की लाश मिलती है। अब उस ज़िले में जब लाश मिलती है तो मिलने के बाद फ़ौरन वहाँ का जो लोकल थाना था वो भाग के पहुँचता है। अब थाना जब पहुँचता है तो पहुँचने के बाद फिर उस लाश को रिकवर किया जाता है। लाश जो थी एक तालाब में थी, उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही अब वहाँ के थाने वाले जब पता करते हैं कि कोई बच्चा किसी के घर का गायब हो, तो फिर उनके एक तरह से जो डेटाबेस था उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि एक बच्चा जो नोएडा का रहने वाला है वो गायब है। तो फिर जब ये बात पता चलती है तो फिर इस बच्चे की फ़ोटो जब मिलान की जाती है तो पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, वही बच्चा है जो कल्याण का बेटा अंकित है। अब फ़ौरन यहाँ पे जो बादलपुर थाना है उसको फ़ोन आता है, बादलपुर थाना भाग के वहाँ पे जाता है। जाने के बाद बच्चे को माँ बाप के हवाले करवाते हैं पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अब सवाल ये था कि एक बच्चा जो 8 साल का है, एक बच्चा जो बादलपुर थाने में रहता है नोएडा में, उस बच्चे की लाश संभल जिले कैसे पहुँच गई, और इतनी दूरी का सफ़र उस बच्चे ने किया कैसे, और उस बच्चे को यहाँ से कौन लेके गया और वहाँ पे कौन मार के फेंक दिया। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती, साथ ही घर वालों को पता चलती कि बच्चे की जो लाश है वो संभल में मिली है, तो फिर जो पिता है एक तरह से चौंक उठता है कि संभल तो मेरा पैतृक गांव है, अब मेरा बच्चा मेरे पैतृक गांव कैसे पहुंच गया। पैतृक गांव भी नहीं तो कम से कम पैतृक जिला है, मैं संभल जिले का रहने वाला। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चली कि जो कल्याण है इस बच्चे का पिता, उसका जो जिला लगता है वो संभल ही है, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो कोई ऐसा ज़रूर शामिल है जो इस घर का ही हो, चाहे उसके गांव का हो, चाहे उसके पड़ोस का हो, चाहे उसके ख़ानदान का हो। लेकिन अगर बच्चे की लाश उसी के पैतृक जिले में मिली है तो इसका मतलब उसके ज़िले का, फिर उसके जान पहचान का कोई शामिल ज़रूर है, क्योंकि और कहीं से कोई एंगल भी नहीं था। अब पुलिस वाले जब इस एंगल पे छानबीन करते हैं, जितने भी लोग सस्पिशियस थे, चाहे वो कल्याण का भाई हो, चाहे उसकी बीबी हो, चाहे कल्याण खुद हो, चाहे वहाँ के आसपास के लोग हों गांव के, उन सब से जब पूछताछ की जाती है तो सारे लोग तो एक तरह से बहुत सही जवाब दे रहे थे
लेकिन कल्याण की जो बीबी थी, कहीं ना कहीं उसकी बातों में एक तरह से घुमाव था, कहीं ना कहीं उसकी बातों में एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये महिला कुछ छुपा रही है। अब पुलिस वालों की नज़र इतनी पारखी होती है कि इस बात को फौरन भाप जाते हैं। भापने के बाद फिर उस महिला से सख्ती से पूछताछ करते हैं, और अंत में जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है, फिर उस महिला ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे, हालांकि पुलिस वालों का कलेजा बहुत मजबूत होता है, लेकिन पुलिस वालों का भी कलेजा कांप जाता है। दरअसल ये जो महिला थी भूरी, जब संभल में रहती थी, इस संभल में उसका अपने देवर से एक तरह से गलत संबंध था। अब देवर से गलत संबंध था, गलत संबंध में इन दोनों ने काफ़ी वक्त गुजारा। उसके बाद ये सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, जो जोन समान गांव था। अब यहाँ पे जब शिफ्ट होते हैं तो इसी दौरान जो जिस बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि जो बेटी थी जिसकी शादी हुई थी, तो उस लड़की का जो ससुर था जिसका नाम था अमर सिंह, जब कभी वो विदाई करवाने आता या फिर अपनी बेटी के मायके आता, तो इसी दौरान उस आदमी से भी इसका नाजायज़ संबंध हो जाता है। यानी पहला नाजायज़ संबंध देवर से था, दूसरा अपने खुद के समधी से था। अब इसके बाद फिर ये लोग जब जोन समान गांव शिफ्ट होते हैं, तो इसी जोन समान गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह बेसिकली रेलवे में नौकरी करता था, ठीक ठाक इसकी सैलरी थी। इधर जो इसका पति था कल्याण सब्जी भाजी बेचता था, तो ना ही उस हिसाब से रिस्पेक्टेड जॉब थी, ना उस हिसाब से कोई बड़ा काम था। तो फिर जब ओमपाल से इसकी मुलाकात हुई, देखने में खूबसूरत भी थी, तो ओमपाल भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कहीं ना कहीं ये भी ओमपाल को अपने जाल में फंसाती है। अब ये और ओमपाल एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। पति दिन भर बाहर रहता, ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते, गलत काम करते, नाजायज़ संबंध बनाते। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान जो 28 जून आता है, 28 जून पिछले महीने में, इसी 28 जून को ये जो ओमपाल थे और ये जो भूरी थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। और इसी दौरान जो बच्चा था अंकित, वो घर में आ जाता है। स्कूल से वो किसी काम से उसकी छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद वो घर पे आ जाता है। अब जैसे ही अपने माँ और एक पड़ोसी को इस हाल में देखता है, तो अब 8 साल का बच्चा एक तरह से उसका दिमाग सुन कि माँ इस अंकल के साथ क्या कर रही हैं। फ़ौरन ही माँ से पूछ लेता है कि माँ आप ये सब क्या कर रही हो। अब माँ के पास कोई जवाब नहीं। फ़ौरन ही वो जो शख्स था वहाँ से भागता है, लेकिन भाग तो जाता है, इधर माँ भी कपड़े पहन लेती है। लेकिन अब इसके दिमाग में डर लग जाता है कि कहीं ये 8 साल का बच्चा है, अगर इसने कहीं मुंह खोल दिया या फिर मेरे पति को बता दिया तो अब क्या होगा। अब 28 तारीख को ये लोग डर डर के जीते हैं, 29 तारीख को भी डर डर के जीते हैं। इधर जो पति था वो सब्जी बेचने के लिए 29 तारीख 30 तारीख को निकलता है, और इसी दौरान ये जो महिला है उससे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अब इस सबूत को मिटा दो, नहीं तो अगर ये सबूत जिंदा रहेगा तो आज नहीं तो कल ये मुंह खोल देगा और हम सबकी बदनामी हो जाएगी। महिला को भी लगता है कि बात तो ठीक है। फिर क्या था, वो महिला अपने बेटे को लेके निकल जाती है अपने उस सौतेली बेटी के ससुराल संभल में ही। वहाँ पे जाती है, जाने के बाद अपने जो उस लड़की का ससुर था उसको इस प्लान में शामिल करती है, साथ ही अपने देवर को भी बुला लेती है। सारे लोग शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद उस बच्चे को, चूँकि मौसम चेंज हुआ था, कुछ कभी बरसात कभी धूप, तो हल्का फुल्का बुखार था, तो फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि बस अब मामला सॉर्टेड है। फ़ौरन ही ये जो महिला थी वो एक शल्फास की गोली निकालती है। अब बेटे को बुखार था, कहती है कि बेटा लो दवा खा लो। अब माँ अपने बेटे को दवा दे रही तो बच्चा तो खा ही लेगा, और माँ खुद अपने बच्चे को सल्फास दे देती है। अब सल्फास देती है, देने के बाद इस उम्मीद में कि अभी थोड़ी देर में ये बच्चा मर जाएगा, लेकिन बच्चे की किस्मत यहाँ अच्छी थी, बच्चा सरवाइव कर जाता है। अब आधे घंटे 1 घंटे बीत गए और बच्चा मर ही नहीं रहा। अब क्या करें, अब ये भी डर था कि कहीं कोई और आ ना जाए और देख ना ले। तो फिर ये सारे लोग, यानी कल्याण की जो बीवी थी भूरी, और जो ससुर समधी था अमर, और उसका देवर, ये सारे लोग बाइक पे इस बच्चे को लेते हैं। लेने के बाद निकलते हैं और एक तालाब में इस बच्चे को फेंक देते हैं। यानी पहले वो माँ अपने बच्चे को जहर दे के मारने की कोशिश करती है, जब जहर से नहीं मारता तो फिर तालाब में डुबो के मारती है। उसके बाद जब देख लेती है कि बच्चा जो है मर गया, फिर वहाँ से सारे लोग 9-11 हो जाते हैं। उसके बाद ये घर पे आती है, आने के बाद 1 दिन का और इंतज़ार करती है, और जब जानते हैं कि आज 2 तारीख है और आज कल्याण आएगा, तो फिर कल्याण से फ़ोन करती है और ये तमाम नाटक करती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज दुनिया की एक तरह से सबसे अभागे शख्स की कहानी है कल्याण की,
जिसके भाई ने भी उसे धोखा दिया, जिसके समधी हुए ने उसे धोखा दिया, जिसके पड़ोसी ने धोखा दिया, जिसकी बीबी ने धोखा दिया। और हो सकता है कि बेटी को भी शायद जानकारी हो या फिर ना हो, लेकिन अब अपने मन से क्यों कहूँ। लेकिन जिसकी बीवी उसके साथ ना हो, जिसका भाई उसके साथ ना हो, जिसका पड़ोसी उसके साथ ना हो, जिसका बेटा मर गया हो, जिसके बेटे का कत्ल हो गया हो, तो आप सोच के देखिए कि वो दुनिया का कितना भागा शख्स होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब इस कहानी में जो तीनों लोग हैं, तीनों चारों लोग, इन सब के ऊपर पहले तो 363 लगाया गया यानी मिसिंग, लेकिन जब बॉडी मिली तो फिर मर्डर का चार्ज लगा, साथ ही 201 लगा। 201 तब लगता है जब सबूत वगैरह मिटाया हो, तो ये तमाम चार्जेस लगेंगे। उसके बाद अब कोर्ट का फैसला जो कुछ होगा आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि चंद्रयान 3 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। चंद्रयान 2 के बारे में आप क्या जानते हैं? ये कब हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, कितना टाइम लगा था, इसकी सक्सेस रेट कितनी थी? अगर आपको कुछ पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतजार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।